हेलो एवरीवन, अपन बात करें रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया है। तो आज अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो भी कंपनसेशन रिसीव होती है वो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब VRS स्कीम जो आपने ली हो वो ओनली एलिजिबल एम्प्लॉय हो। क्या बेटा? एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एलिजिबल एम्प्लॉय। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि फॉर एग्जांपल तुम यदि किसी इंडिविजुअल के यहाँ पे जॉब करते हो जो एलिजिबल एम्प्लॉय के अंदर नहीं आता है, और यदि वो आपको VRS के अंदर आपको कोई कंपनी देता है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी यदि आप एलिजिबल एम्प्लॉय हो। क्या हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है बेटा? एलिजिबल एम्प्लॉय। बोलो एलिजिबल एम्प्लॉय। यदि आप एलिजिबल एम्प्लॉय हो तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज VRS की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। VRS का फुल फॉर्म क्या है? नाम से इंडिकेट करता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। नाम से इंडिकेट करता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। क्या इंडिकेट करता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मतलब ये कि आपका भी रिटायरमेंट हुआ नहीं है, आपने VRS स्कीम के अंदर अपने आप को रिटायर कर लिया और आपको लमसम अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो एग्जेम्पशन तभी मिलेगी। क्या बेटा? एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब वो एम्प्लॉय कौन हो? एलिजिबल एम्प्लॉय। क्या हो? एलिजिबल एम्प्लॉय। क्या हो? अब पॉइंट याद है सर, एलिजिबल एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आएगा? एलिजिबल एम्प्लॉय, क्योंकि एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगी? यदि हम एलिजिबल एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय? if employees of फॉलोइंग अंडरटेकिंग, यदि कोई एम्प्लॉय यदि इन अंडरटेकिंग में यदि जॉब करता है तो उसको बोला जाएगा एलिजिबल एम्प्लॉय। तो एलिजिबल एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा? नंबर 1 इज PSU। कोई बताएगा तुम में से PSU का फुल फॉर्म क्या है? मैं ही पूछ लेता हूं, वही बताएगा। तो PSU अगर तुम बताओगी PSU का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या यू कैन से PSU बोलो और पब्लिक कंपनी बोलो, दोनों एक ही बात है। ये सबको पता है। इधर राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वालों से बाद में पूछूंगा, पहले राइट हैंड साइड वालों से। PSU और पब्लिक कंपनी इज सेम थिंग, एक ही बात है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलो या पब्लिक कंपनीज बोलो, एक ही बात होती है। राइट हैंड साइड, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अलग होता है? क्या अलग होता है? हाँ, अलग क्या होता है? पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो जिन कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं उनको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डज नॉट मीन पब्लिक कंपनी, दैट मीन्स गवर्नमेंट का स्टेक। अभी मर्जर हो रहा है REC का और PFC का, तो ये जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये PSU है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक है मोर देन 50%। समझ में आ रही बात? तो मैंने पहला पॉइंट जो बोला है वो पब्लिक कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन सेकंड पॉइंट में हम सारी कंपनीज कवर कर लेते हैं। कोई भी कंपनीज, कोई भी कंपनी मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, कोई भी कंपनीज हो। एनी अथॉरिटी, any authority established under सेंट्रल स्टेट, यदि कोई भी सेंट्रल स्टेट एक्ट के अंदर जो भी आपकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड होती है वो अथॉरिटी भी क्या होना जाएगा? उन अथॉरिटी के अंदर जो भी जॉब करते हैं वो भी एलिजिबल एम्प्लॉय। तो एलिजिबल एम्प्लॉय मतलब इन अंडरटेकिंग में, इन इंडस्ट्रीज में या इन बिजनेसेस के अंदर यदि आप जॉब करते हो, आप एम्प्लॉइज हो, तो आप एलिजिबल एम्प्लॉय बने जाओगे। यदि आप PSU में जॉब करते हो, या आप किसी कंपनीज में जॉब करते हो, या कोई भी अथॉरिटी जो सेंट्रल स्टेट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश्ड हो। कितने पॉइंट हो गए? 3। फोर्थ पॉइंट, दैट इज अ लोकल अथॉरिटी, LA। LA का फुल फॉर्म पता है? LA लोकल अथॉरिटी, LA लोकल अथॉरिटी।
पॉइंट नंबर 5, देयर इज अ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 पॉइंट, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज सबको बताइए। 7 पॉइंट, दैट इज IIT, IIT भी सबको पता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एनी अदर इंस्टीट्यूशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा हो। ये यहाँ पे जो भी पर्सन जॉब करता है या इन अंडरटेकिंग के जो भी एम्प्लॉइज हैं तो उनको बोला जाएगा एलिजिबल एम्प्लॉइज। क्या बोला जाएगा बेटा? एलिजिबल एम्प्लॉइज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सर ये एलिजिबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्यों पढ़नी है? क्योंकि यदि आप एलिजिबल एम्प्लॉय हो तभी आपको वीआरएस का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? यदि आप इन अंडरटेकिंग के अंदर ये जो 9 पॉइंट्स बताए ना मैंने, इन 9 पॉइंट्स के अंदर यदि कोई भी पर्सन इस जॉब करता है, यदि एम्प्लॉइज है, तो यदि इन अंडरटेकिंग में यदि आप एम्प्लॉइज हो और यदि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर यदि कोई भी कंपनसेशन यदि रिसीव्ड किया तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1 2 3 4 विच एवर इज लोअर। कितना? 1 2 3 4 विच एवर इज लोअर। एक सेकेंड। यस, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन? 4th पॉइंट। 4th पॉइंट कौन सा है बेटा? कंपनसेशन, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वीआरएस। सो वीआरएस स्कीम के अंदर यदि कोई भी कंपनी रिसीव्ड हो रहा है तो अपने को एग्जेम्पशन कितनी आएगी, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? और एग्जेम्पशन में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वाला लफड़ा नहीं है। यहाँ पे जो है एलिजिबल एम्प्लॉई है, मतलब गवर्नमेंट वाले तो कवर हुई है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने लिखा, तो गवर्नमेंट वाले तो कवर हुई है, नॉन गवर्नमेंट वाले भी कवर्ड है। लाइक कोई कंपनी में जॉब करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करता है, वो भी अपन ने कवर किया है। तो ये जो एलिजिबल एम्प्लॉइज है उनको वीआरएस का एग्जेम्पशन मिलेगा। और वीआरएस का एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1 2 3 4। देखो आपको पता है जब 4 पॉइंट होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो सिंपल होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? वीआरएस कंपनसेशन रिसीव। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना होता है मैक्सिमम लिमिट। लिमिट कितनी है यहाँ पे? 5 लाख रुपीज। कितना लिमिट है? अब 3rd और 4th पॉइंट समझाने के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो, वीआरएस के अंदर 2 बातों का ध्यान देना आपको, समझना बात। आज कोई भी एम्प्लॉय किसी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग में जॉब कर रहा था, अब वो रिटायर्ड हो रहा है, तो क्या रिटायर्ड बेटा इधर, क्या रिटायर्ड एज पे हो रहा है या एज से पहले रिटायर्ड हो रहा है? आपको पता है एज होती है रिटायर्ड होने की 58, 60, 62 जो भी होती है व्हाटएवर। एक एज होती है जब आपको क्या होगा, कंपल्सरी रिटायर्ड होना पड़ेगा। यही होता है ना? सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एज ऑफ रिटायरमेंट। किसी को कोई डाउट? वीआरएस का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री, नाम से इंडिकेट करता है। वॉलेंट्री का मतलब ये हुआ कि ऑन द एज ऑफ रिटायरमेंट पे मैंने रिटायरमेंट नहीं हुआ, मैंने क्या किया? वॉलेंट्री जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। ये समझ में आता है सबको? आता है ना? फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, तो ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेट। आपने क्या किया? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर रिटायरमेंट ले लिया। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? इस डेट पर जब आप रिटायरमेंट लोगे, ध्यान से देखना बेटा, एक डेट पर जब रिटायरमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। और ये जो कंपनसेशन मिलेगा हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। हम जो आपको एग्जेम्पशन देंगे, सुनना बात ध्यान से, तो जो एग्जेम्पशन जो मिलेगी 2 पॉइंट आपको याद करने होते हैं और याद भी जाते हैं। फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वीआरएस। सेकंड आपको पता है लिमिट है 5 लाख रुपीज की, ये भी याद हो गया। 3rd पॉइंट क्या कहता है? सुनना बात ध्यान से,
दो चीजें देखनी, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपने कितने साल काम करने के बाद रिटायरमेंट लिया, इस बात को भी देखेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वीआरएस पर आप एक एम्प्लॉय को यदि कंपनी देगा तो वॉलंटरी कुछ भी नहीं देगा। ये वॉलंटरी रिटायर हुआ तो मैं 2 रुपए दिया और ये वॉलंटरी रिटायर हुआ तो मैं 10 लाख रुपए दिया, ऐसा थोड़ी हो। कोई लॉजिक तो होगा, कोई रीजंस तो होगा। तो थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दो तो आप क्या क्या चीजें देखोगे। क्या देखोगे, कितने इयर्स की आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कितने साल और काम करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय तो बोलता भैया मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरी तो 12 साल की सर्विस बाकी थी, तो 12 साल का तो पेमेंट मेरे को मिलना ही था ना, मैं तो वॉलंटरी रिटायर ले लिया। क्योंकि आप भी बोलते हो कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, तो ठीक है मैं प्यार से निकल जाता हूं, आप ऑप्शन दे रहे हो तो मेरे को। लेकिन भैया मेरी 12 साल की सर्विस बाकी थी, तो 12 साल का पेमेंट लेना था। लेकिन यदि किसी की 2 साल की सर्विस बची हो तो उसको ज्यादा थोड़ी कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी सर्विस लेफ्ट है और कितना सर्विस आप कर चुके हो, ये दोनों देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, कितना आपने सर्विस किया, कितना आपने सर्विस प्रोवाइड किया, और दूसरा क्या देखेंगे, सर्विसेज लेफ्ट, कितनी सर्विस आपकी बची हुई थी, मतलब कितने साल और आपको काम करना था। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने 35 साल काम किया, 30 साल काम किया, या 40 साल काम किया, या 10 साल काम किया, या 20 साल काम किया, कितने भी साल काम किया हो, तो गवर्नमेंट ये बोलती है और 1 साल में 3 महीने का पेमेंट ले लो वीआरएस के अंदर एग्जाम्पशन के फॉर्म। ये तो एम्प्लॉय जाने कि वो क्या कंपनी देगा, लेकिन अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन ये कैलकुलेट नहीं करें कि एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देगा। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी कंपनसेशन दिया तो लॉजिकली कितनी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चाहिए वाला लॉजिक है वो क्या है, 1 साल में 3 मंथ। समझ में आ गई बात मेरा इधर। तो यदि तुमने 15 साल काम किया और तुम वीआरएस ले लो तो कितना, 45 महीने की सैलरी उठा लो। कितने महीने की सैलरी, 45। कैसे आया 45, 1 साल में 3 महीने तो 15 साल में 45 महीने, तो 45 महीने की सैलरी उठा लो। समझ में आ गई बात। यदि आपने सर 21 मंथ्स काम किया हो तो, सॉरी 21 मंथ्स नहीं, 21 ईयर्स यदि आपने सर्विसेज कंप्लीट की हो तो 1 साल में 3 महीने तो 21 ईयर्स में 63 मंथ्स की सैलरी ले लो। ये समझ में आ गया। इसको लिखते भी रहते हैं, जो बोल रहे हैं उसको लिख भी लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा बेटा, जितना आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो जितना सर्विस आपने प्रोवाइड किया है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स इंटू, अपन सैलरी कौन सी लेंगे, जो यहां पे जो सैलरी ली जाएगी वो ली जाएगी दैट इज द लास्ट ड्रॉन, मतलब लेटेस्ट सैलरी। क्या लेंगे, लास्ट ड्रॉन या लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। आपको पता है 2 टाइप की सैलरी लेते हैं अपन जनरली, या तो कई जगह अपन एवरेज लेते हैं और कई जगह अपन लेटेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी सैलरी उठानी है, लेटेस्ट सैलरी। कौन सी सैलरी, लेटेस्ट सैलरी या लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ और इंटू 3 मंथ्स। इससे क्या आ गया, 3 महीने की सैलरी आ गई। कितने ईयर में, 1 ईयर में। तो अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोलो तो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। समझ में आ गया बेटा। number of years of completion of services. फ्रैक्शन इग्नोर, इसका मतलब आपको पूरा कंप्लीटेड ईयर ही लेना है। लाइक 15 साल 3 महीने, 15 साल 8 महीने, 15 साल 11 महीने, 15 साल
जो भी फ्रैक्शन होगा वो इग्नोर किया जाएगा, चाहे वो 11 महीने का हो, चाहे वो 9 महीने का हो, चाहे वो 10 महीने का हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अपन ने क्या कैलकुलेट किया, कोई बताएगा? ये वाला पीरियड, कौन सा पीरियड? दिस पीरियड। जितने पीरियड आपने सर्विसेज कंप्लीट की है, तो हमने क्या किया, 1 ईयर में 3 मंथ्स, 1 ईयर में 3 मंथ्स, तो 3 महीने की सैलरी निकाली, तो 3 मंथ्स इंटू, लेकिन सैलरी कौन सी लेंगे अपन? लास्ट सैलरी। सैलरी क्या लेंगे? लास्ट सैलरी, दैट इज द लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। तो ये 3 महीने की सैलरी आ गई 1 ईयर में। तो जितने ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट किए उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, और जो फ्रैक्शन होगा उसको क्या करना होगा? इग्नोर करना। ये समझ में आ गया? इसी चार्ट के अंदर राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वीआरएस के अंदर 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट होते हैं। तो जितने साल आपने काम कर लिया, हर साल का 3 महीने, हर साल के 3 महीने, साथ में अब ये भी देखना पड़ेगा कि सर्विसेज कितनी बची हुई है, क्योंकि एक एम्प्लॉय बोलेगा भैया मैं अभी भी यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल यदि काम करता तो मुझे कितने महीने की सैलरी मिलती? 48 महीने की सैलरी। यस और नो? 48 कैसे आए बेटा? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 ईयर्स में 48 मंथ्स होंगे। इतना समझ में आता है बेटा? पॉइंट टू बी नोटेड, जितने ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट किए वहां पे अपने 1 ईयर का 3 मंथ्स लिया है। क्या लिया है? लेकिन जो सर्विसेज आपकी बची हुई है ये आप क्या लोगे? एक्यूरेट लोगे। क्या लोगे? और सैलरी हमेशा क्या होती है? मंथ में होती है। तो जो आप रिमेनिंग सर्विसेज निकालोगे वो किस में निकालोगे? ईयर में नहीं निकालोगे, वो किस में निकालोगे? मंथ में निकालोगे। तो यही बच्चा क्या करता है? गलती करता है। तो इसी लाइन को आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है कि जो नंबर, जो रिमेनिंग जो सर्विसेज आप लिखोगे, अपनी आदत बनी हुई है किस में लिखने की? ईयर में। तो यहाँ पे ईयर में नहीं लिखना, क्योंकि बची हुई सर्विसेज जो भी मेरे को बची हुई सर्विसेज का जो भी मुझे पेमेंट मिलेगा तो वो तो पूरे मंथ का मिलेगा ना। जैसे मेरी सर्विस यदि फॉर एग्जांपल 1.5 साल की बची हुई है, तो 1.5 साल और आपको पता है सैलरी क्या होती है? कभी ईयर नहीं होती, सैलरी पर मंथ होती है। तो कितने महीने की सैलरी होगी? 18 महीने की सैलरी होगी। कितने महीने की सैलरी होगी? समझ में आ गई बात? और सैलरी का मतलब तो अब सबको पता ही है। कौन सा मतलब? लास्ट सैलरी, लेटेस्ट सैलरी या लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ। पॉइंट नंबर 4 लिखो, लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। यहां पे क्या होता है, जल्दीबाजी में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग जो सर्विसेज है उसको भी ईयर में लिख देते हैं। बेटा उसको यदि आप ईयर में लिख दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो पूरा एक्यूरेट पेमेंट चाहिए कि मैं कितना सैलरी और ले सकता था। तो जो रिमेनिंग जो सर्विसेज आप निकालोगे वो याद रखना पड़ेगा, वो मंथ्स में आएगा। किस में आएगा? और इनटू सैलरी पर मंथ। और जितने साल आपने काम कर दिया, या ये चीज बताओ, लॉजिकली बताओ, आज आपने किसी कंपनी में 15 साल काम किया, तो भैया क्या 15 साल जितने एक साल काम किया उतना पैसा और फ्री में देते तुम्हें वीआरएस के? तो हर एक साल का 3 महीने, एक साल का 3 महीने। लेकिन जो रिमेनिंग सर्विसेज है उसमें महीने थोड़ी होंगे, वो तो आप एक्यूरेट ही होंगे ना। आज ऐसे समझो थोड़ा इन्वॉल्व हो। मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में बहुत बढ़िया मजा आएगा और इजी लगेगा यदि आप क्या करोगे, अपने आप को क्या मान लोगे? पहले तो मान ले तू आज बुढ़ा हो गया और तुम्हारी क्या है 55 साल की एज है। कितने साल की एज है? 58 साल में तेरे को ऐसे भी रिटायर्ड होना था, तो तुम प्रैक्टिकली क्या देखोगे? मैं 3 साल और काम करता, मोटा मोटा कितने साल? 3 साल और काम करता, तो 3 साल की सैलरी मेरे को कितनी मिलती? तो मतलब ये कि आज आप वीआरएस ले रहे हो और वीआरएस में कंपनी वाले यदि पूरे 3 साल की सैलरी देते तो इंसान बोलता है बढ़िया, बैठे बिठाए मुझे 3 साल की सैलरी मिल रही है, काम भी नहीं करना पड़ रहा। यदि कम मिले तो इंसान सोचता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन यदि गवर्नमेंट आपको क्या करे, गवर्नमेंट नहीं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या करे, 3 साल की जगह आपको 8 साल की दे दे, तो लॉजिकल थोड़ी है। काम करने के बाद भी जब मुझे 3 साल की सैलरी मिल रही है तो बिना काम किए कोई भी एम्प्लॉयर आपको 3 साल से ज्यादा का तो नहीं देगा। 3 साल फिर भी दे सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा का, वही पॉइंट है। तो जो रिमेनिंग सर्विसेज वो आपको किस में लिखनी है? मंथ में लिखनी है, क्योंकि पूरा सैलरी आपको चाहिए होगा 3 साल का, 2 साल का, जितना भी सर्विसेज बचा हुआ है। तो जो भी आपकी रिमेनिंग सर्विसेज वो आपने मंथ में लिखा इनटू सैलरी पर मंथ। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब सबके दिमाग में फॉर्मूले में कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। चारों में से क्या लेना है आपको? विच एवर इज लोअर। और जो लोअर अमाउंट आएगी वो क्या होगी? जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या होगी?
एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, विच एवर इज लोअर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सब मेरे साथ इन्वॉल्व करेंगे। क्या होगा, 2 पॉइंट तो सबको समझ में आ गया कि आपको कंपनी कितनी रिसीव हुई, लिमिट कितनी है 5 लाख रुपीज, लिमिट कितनी है 5 लाख रुपीज। 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जब वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तो मैं काम कर चुका हूं लेकिन मेरी सर्विसेज बची हुई भी है। कुछ बच्चा बोलेगा सर ये स्टाइल आपने ग्रेच्युटी में क्यों नहीं ली, क्योंकि ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट पे मिलती है, कंपल्सरी रिटायरमेंट पर मिलती है आपको ग्रेच्युटी, फिर बच्चे ही सर्विसेज का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वीआरएस के केस में क्या होता है कि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है ना, आपने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, तो बची हुई सर्विसेज का सैलरी भी जो बात आती है, तो दोनों बातें होती है। जितनी सर्विसेज आपने कंप्लीट कर दी, क्या बोला मैंने, जितनी सर्विसेज आपने कंप्लीट कर दी तो 1 ईयर में 3 मंथ्स, 1 ईयर का 3 मंथ्स, और जितना सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज मींस पार्ट ऑफ द मंथ जो भी होगा, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर जो भी होगा वो इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट ऑफ ईयर 11 महीने का हो चाहे 10 महीने का हो। और रिमेनिंग सर्विसेज आप मंथ्स में निकालोगे, इसे इग्नोर करने वाली बात ही नहीं आएगी। तो रिमेनिंग सर्विसेज आपने मंथ्स में निकाली इनटू लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। अब एक कंफ्यूजन है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मीनिंग ऑफ सैलरी। ये तो आपको समझ में आ गया, सैलरी कौन सी उठानी है, लेटेस्ट सैलरी, लास्ट सैलरी। लेकिन सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, सर सैलरी के अंदर जो इंक्लूड होगा वो क्या होगा, नंबर 1 इज अ बेसिक पे, क्या इंक्लूड होगा, बेसिक पे इंक्लूड होगा, प्लस डीए इंक्लूड होगा, कौन सा वाला, इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी आप बोलो, प्लस टर्नओवर कमीशन। ये 3 आइटम इंक्लूड होंगे आपके सैलरी की डेफिनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ वीआर। क्वेश्चन नंबर 15, आर इज एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो भी बंदा एम्प्लॉय है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि लिखा था एनी अदर कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कंपनी में यदि आप जॉब करते हो तो आप एलिजिबल एम्प्लॉय माने जाओगे। और वीआरएस में आपको 6 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ। कितना अमाउंट मिला, नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर्स है, आर हु वाज 45 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। कितने ईयर्स की सर्विसेज कंप्लीट कर ली, his monthly salary at the time of retirement was rupees, basic pay 10,000, DA टोटल 6,000 रुपए का है, लेकिन 3,000, सर 3,000 कैसे आया, 50% इज एलिजिबल फॉर पेंशन, पेंशन मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जितना डीए का पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को कंपोज करता है वो क्या माना जाएगा, वो इफ वाला पार्ट। तो एनी डीए इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो कितना डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, 50%। तो 50% डीए अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, प्लस एचआरए, एचआरए इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, टैक्सेबल वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन में आता ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस। यदि आपको निकालना होता है ग्रॉस सैलरी, अब सुनते हैं ना मेरी बात को ध्यान से, क्या निकालना होता बेटा, तब तो टैक्सेबल एचआरए आता, तब तो आता, लेकिन ग्रॉस सैलरी नहीं निकाल रहे अपन, क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि इस लाइन का कोई लेना देना ही नहीं है एचआरए का और कन्वेंस अलाउंस का, ये दिया हुआ है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपका क्या होगा, ग्रॉस सैलरी क्या होगा, तो फिर याद रखना पड़ेगा कि कन्वेंस अलाउंस का टैक्सेबल वाला पार्ट इंक्लूड किया जाएगा और एचआरए का भी टैक्सेबल पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब वीआरएस आप कैलकुलेट करोगे तो वीआरएस के पर्पस के लिए सैलरी के अंदर बेसिक पे इंक्लूड होगा, डीए भी फुल इंक्लूड नहीं होगा, डीए भी कितना, इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्नओवर कमीशन, यही इंक्लूड होगा, बाकी और कुछ इंक्लूड नहीं होता। याद आ गया, फॉर्मेट देख लो, अभी मैंने लिखवाया तुम लोगों को कि सैलरी में क्या क्या ऐड होता है। यस, बुक ओपन कर लो फटाफट बेटा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, तो वीआरएस के केस में एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बेटा, पॉइंट नंबर 1,
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जल्दी बताओ कितना अमाउंट रिसीव्ड किया, लॉक कर दूं, चलो कुछ तो आता है, और ये जो पूरी क्लास का सही है। तो 6 लाख रुपीज का अपन ने अमाउंट रिसीव किया, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5 लाख रुपीज। थर्ड क्या था, जितनी सर्विसेज मैंने कंप्लीट कर ली 1 ईयर में 3 मंथ्स, क्या बेटा 3 मंथ्स 1 ईयर में, तो उसकी सैलरी भी तो लेनी पड़ेगी, तो सैलरी पर मंथ, लेकिन ये सैलरी कौन सी होगी, लास्ट और लेटेस्ट सैलरी पर मंथ इनटू जितनी सर्विसेज आपने कंप्लीट की है, नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विसेज। वही नंबर थर्ड में क्या आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, 10,000 प्लस 3,000, 10,000 प्लस 3,000, 3,000 कैसे आया, डीए का 50%, 6,000 का 50% कितना होता है 3,000, 13,000 लिख दूं इनटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विसेज। आवाज नहीं आ रही, कितना आएगा, उसकी एज तो 45 है ना, उसकी एज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कितनी ईयर्स की सर्विसेज कंप्लीट कर ली, समझ में आया, कितना आएगा अमाउंट। पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ क्या बोलता है, जो रिमेनिंग सर्विसेज मंथ में बची हुई है इनटू लेटेस्ट सैलरी पर मंथ, तो कितनी सर्विसेज बची हुई है, उसने 20 साल की सर्विसेज कंप्लीट की और 40 साल की सर्विसेज अभी भी बची हुई है, 40 ही तो आएगा, कौन बोलता है 15, कौन बोल रहा है 15, 1 2, कौन बोलता है 40, 40, कौन बोलता है सी ऑप्शन, इसके अलावा कुछ और कौन बोलता है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है भैया। उसकी एज कितनी है 60, तो 60 की एज में जो 45 इयर्स की एज में रिटायर्ड हो रहा है, तो अभी सर्विसेज कितनी बची हुई है 15 साल की सर्विसेज बची हुई है, तो 15 साल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ्स में, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 15 साल में कितने मंथ्स होंगे 180 मंथ की सर्विसेज बची हुई है, और सर्विस की सैलरी कितनी हर मंथ की सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी 13,000 रुपए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना है 20 लाख 40 23 लाख 40,000, और इन चारों में से तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी 5 लाख रुपीज। पूरा हो गया कंप्लीट, नहीं निकालना क्या था आपको, निकालना क्या था टैक्सेबल, तो रिसीव्ड कितना हुआ, तो टैक्सेबल कितना होगा 6 लाख माइनस एग्जेम्पशन 1 लाख रुपीज, तो टैक्सेबल 1 लाख रुपीज ही आएगा ना, 1 लाख कैसे आया समझ में आया, 6 लाख रुपए का आपने अमाउंट रिसीव किया, 5 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो 1 लाख रुपीज टैक्सेबल। ये डिफरेंट है ना क्वेश्चन, ये तो कर लूंगी अब या करवाऊं, क्या बोल रही बेटा, क्यों, वर्किंग नोट के अंदर कर लो,
और इसमें दे रखा है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, ये क्लियर नहीं है तो अपन ये मानेंगे कि ये विच फॉर्म पार्ट ऑफ द पे का मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स को फॉर्मिंग करता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को यदि फॉर्मिंग करता है फिर आपका डीए इंक्लूड होगा, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। तो वर्किंग नोट इज द बेस्ट। जल्दी करो क्या आंसर आ रहा है एवरीवन। हमने ट्राई कर लिया है। देखो इसमें 4 अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आंसर सही लप्पे में भी हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था ना। तो पॉइंट नंबर 1 में तो क्या है, कुछ है ही नहीं, 7 लाख रुपीज अमाउंट रिसीव। दूसरे 5 लाख रुपीज आपको आएगा। इंपॉर्टेंट तो है क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या अमाउंट लिखा तुम लोगों ने। तो थर्ड में कितना आ रहा है अमाउंट, सबका यही आ रहा है 22,50,000 रुपीज। मान रहा हूं कि तुम लोगों ने सही किया है। फोर्थ में रिमेनिंग सर्विसेज इन मंथ, तो रिमेनिंग सर्विसेज इन मंथ कितनी है, छह साल मतलब 72 मंथ्स इंटू लास्ट सैलरी पर मंथ कितनी थी 25,000। कोई डाउट टू एनीवन? बस जो भी आया विच एवर इज लोअर। तो अपना एग्जाम्पशन आ गया 5 लाख रुपीज का और टैक्सेबल हो गया 2 लाख रुपीज। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 4। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज द कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट, वापस से बोलेंगे सब, क्या वर्ड है बेटा, रिट्रेंचमेंट। किसी को ग्रामर के अंदर वर्ड आता है रिट्रेंचमेंट, निकालना, छटनी करना, मतलब एम्प्लॉइज को निकालना। और प्रॉपरली वर्ड बोला है छटनी, मतलब छटनी का मतलब कुछ एम्प्लॉइज को आप निकाल देते। तो जिन एम्प्लॉइज को आपने निकाल दिया तो उनको क्या दिया जाता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ऐसा कुछ याद आ रहा है, तुम्हें भी याद आ रहा होगा, यस। इंडस्ट्रियल लेबर लॉ जो तुमने पढ़ा था उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में यदि आप एम्प्लॉइज को, जो भी लेबर वर्कमैन जो भी आप यूज करते थे, उनको यदि आप रिट्रेंच कर देते हो तो उनको क्या दिया जाता है, कंपनसेशन। और कंपनसेशन का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, वो तो इनकम टैक्स बताएगा। ऐसा मुझे याद आ रहा है, वहां पे फॉर्मूला था, किसने पढ़ा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कंपनसेशन कितना दिया जाना चाहिए वर्कमैन को यदि उसे रिट्रेंच मतलब उसको निकाल दिया जाता है। तो किसी को याद है क्या, पढ़ा था क्या? बच्चे बोलते हैं कि पढ़ा था। 15%। चलो अपन पूरा पढ़ेंगे, जल्दी आ जाओ। तो यदि किसी भी वर्कमैन, लेबर या एम्प्लॉय, जो भी आप बोलो, तो यदि एम्प्लॉइज को यदि कंपनसेशन यदि रिसीव होता है, कौन सा वाला, रिट्रेंचमेंट, तो क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, लेकिन यहां पे कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3, और इन तीनों में से हमें क्या लेना होगा, विच एवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 1 सबको पता है, क्या आएगा, अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट, ये याद रखने वाली बात है, ऐसे लिंक करके याद रखना, चाहे वीआरएस में हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट पर हो, चाहे रिट्रेंचमेंट पर कंपनसेशन मिले, दोनों में लिमिट 5 लाख रुपीज है। लिमिट कितनी है, 5 लाख। तब आपको याद रहेगा। ग्रेचुटी अलग होता है, वहां पे 20 लाख का लिमिट है। लीव सैलरी अलग होता है, वहां पे 25 लाख का लिमिट है। तो ऐसे कंपेरिजन करने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है। ग्रेचुटी में 20 लाख है, लीव सैलरी में 25 लाख है, और वीआरएस में और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपीज। कितना लिमिट है, 5 लाख रुपीज का लिमिट है। थर्ड वाला फॉर्मूला है। थर्ड वाला क्या है, ये क्या कहता है, तुमने क्या बोला था, 50%। परसेंटेज नहीं होता, यहां पे क्या कंसेप्ट है कि 1 ईयर में 15 डेज का सैलरी दे देंगे। क्या दे देंगे,
जैसे अपन ने ये 1 ईयर में 15 डेज वाला कंसेप्ट ने कहीं और भी पढ़ा था, पोगा और नॉन पोगा ग्रेचुटी में भी यही था कि 1 ईयर के अंदर जितने भी आपने ईयर ऑफ सर्विसेज कंप्लीट किए तो 1 ईयर का 15 डेज मल्टीप्लाई कर दो कितने ईयर से जितने आपने काम किए, नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और ये चीज आपको कौन सा एक्ट बताता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। फिर सामने देखते हैं सब, पहले मैं बता रहा हूं फिर उसके बाद, क्योंकि एक पॉइंट तो आपको पता है रट्टा तो मार ही सकते हो, लेकिन जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं लैंग्वेज बोलने से क्या होता है, फ्यूचर के अंदर जब आप रिकॉल करोगे ना, वो रिकॉलिंग आपके लिए इजी हो जाती है कि आप कभी अटक रहे हो कि यार इंटू तो कुछ याद नहीं आता, तो आप लैंग्वेज में भी बोलते हो ना तो आपको याद आ जाता है। तो कितना याद रखना है, 15 दिन की सैलरी इन ए 1 ईयर, तो जितने साल आपने सर्विसेज कंप्लीट की आप उससे मल्टीप्लाई कर, राइट। सैलरी जो होगी वो पर मंथ होगी, सैलरी जो होगी वो पर मंथ होगी, 1 महीने की सैलरी होगी। और यहां पे जो अपन सैलरी लेंगे वो लेंगे एवरेज सैलरी। वो क्या लेंगे अपन, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। 10 मंथ्स होता है, यहां पे 3 मंथ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने अब तक एवरेज सैलरी 2 बार कंसिडर किया है, तो बताएगा कहां का अपन ने एवरेज सैलरी कंसिडर किया अभी तक। इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पोगा, वहां पे भी एवरेज सैलरी था लेकिन लास्ट 10 मंथ्स का था। और दूसरा अपन ने एवरेज सैलरी लिया था लीव सैलरी में, लेकिन वहां भी लास्ट 10 मंथ्स का ही था। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी आपको एवरेज सैलरी लेना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां जो एवरेज करना होगा, जो ना एवरेज करना होगा वो लास्ट 10 मंथ्स का नहीं होगा, वो लास्ट ओनली 3 मंथ्स का होगा। तो ये हो गई एवरेज सैलरी पर मंथ, लेकिन किसके आधार पे कैलकुलेट की, लास्ट 3 मंथ्स के आधार पे। सबको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी 1 महीने की, लेकिन कितने महीने का एवरेज किया आपने, लास्ट 3 मंथ्स का। तो ये 1 महीने की सैलरी, आपको कितने महीने की सैलरी चाहिए बेटा, 15 डेज की, कितने दिन की, डिवाइड बाय 30 करेंगे। नहीं, डिवाइड बाय 30 नहीं होगा, जब होगा था तब भी हमने 15 डिवाइड बाय 26 किया था, क्योंकि लो मेकल बोल रहा है, और यहां भी कौन से लो में कवर्ड है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर्ड है। तो यहां भी आप क्या करोगे, 4 दिन छुट्टी तो देनी पड़ेगी। तो 15 दिन की जो सैलरी है वो 26 दिन काम करके, तो जो सैलरी आपको दी जा रही है वो सैलरी 26 दिन, वो 30 दिन की नहीं होती, वो सैलरी 26 दिन की होती है। वो सैलरी कितने दिन की होती है, आप एक चीज बताओ, आज आप एम्प्लॉय, तो आपको पता है 30 दिन जाऊंगे आप, तो 30 दिन थोड़ी जाएंगे सर, 26 दिन जाएंगे ना, 4 दिन तो छुट्टी मिलती है ना, संडे कौन जाता है। तो जो सैलरी है वो आपकी 30 दिन की नहीं, हो सैलरी 26 डेज की। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, 15 डिवाइड बाय 26, ये समझ में आ गया। देन मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सम कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, अगेन ये लो के अंदर कवर्ड है, तो यहां पे क्या होगा, जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा उसके लिए राउंडिंग ऑफ अलाउड होगी। और राउंडिंग ऑफ का क्या तरीका होता है, मोर देन 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आगे सबको फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये पूरा एक पॉइंट है, थर्ड वाला ही। मैंने थर्ड में क्या है, ये तो मैं एक्चुअली स्टाइल बताता हूं, ये कोई लिखना नहीं होता आपको एग्जाम में। ये तो क्या होता है कि फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फॉर्मूला है, क्या ये, अब फॉर्मूले में बच्चा क्या करता है, रट्टा मारता है। रट्टा मारता है तो क्या होता है, उसको आधा फॉर्मूला याद हो जाता है, एवरेज सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाय 26, हाँ यही पूरा होगा। तो रटी हुई चीजों में क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती, क्या नहीं होती। तो जितना आपको याद आ जाए वो आपको सही लगता है, और यदि आपने कोई लॉजिकली यदि आपने पॉइंट कनेक्ट कर रखा है तो आप कहानी जाते हैं, अब ये करूंगा अब ये करूंगा, तो इससे क्या होता है, गलतियां होने की चांसेस नहीं होती है। क्योंकि मैं तुम लोगों को जो सिखा रहा हूं ना वो एग्जाम ओरिएंटेड सिखा रहा हूं, कि एग्जाम हॉल में यदि आप बैठे हो तो लप्पा कैसे मारोगे, और मैं कौन सा लप्पा सिखाता हूं, लॉजिकल लप्पा। कौन सा, कि आप कैसे पॉइंट्स सिखा सकते हो। क्योंकि मेरा 1.5 महीने में सीए फाइनल क्लियर हुआ है, कितने महीने में, तो 1.5 महीने में जो सीए फाइनल क्लियर हुआ, 1.5 महीने 2 महीने जो भी आप बोलो, तो उतने महीने में सीए फाइनल क्लियर हुआ किसके आधार पे, लप्पे के आधार, किसके आधार पे,
2 महीने पढ़ के कोई सीए फाइनल थोड़ी क्लियर कर सकता है, कर सकता है। तो कैसे क्लियर किया? लप्पे के आधार पे। लप्पा मतलब पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, एक लाइन याद आएगी तो 2 लाइन बना दूंगा, फिर 2 याद आएगी तो 2 के आधार पे 4 बना दूंगा, फिर 4 याद आएगी तो 8 बना दूंगा। पेज बढ़ गया, नंबर आ गए। और पेज में ऐसा नहीं लिखा कि जो मन में आया वो लिख दिया, कनेक्टेड। समझ में आई बात? तो पॉइंट्स यदि कनेक्टेड होंगे, लॉजिकल होंगे, तो ऑब्वियसली आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि रीजन बिहाइंड इट बेटा प्योरली रेक्टिफिकेशन करके इतने सारे प्रोविजन कनेक्ट नहीं कर सकते। ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, धीरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बेटा। 5 एड ऑफ इनकम आपको पढ़ने, अभी आपने सैलरी का भी आधा चैप्टर पढ़ा है और ये समझ में आ गया होगा सर कितने फॉर्मूले। समझ में आ रही है? तो रिटेन और याद करने का मैटर बहुत ज्यादा है। क्या बेटा? और कोविड के बाद हो गए हो तुम नालायक, आप बहुत इंसल्ट करते हो, क्योंकि बच्चों को याद करने की आदत ही नहीं रही है। क्योंकि आजकल तो यूट्यूब आ गया ना, बर्बाद। हर चीज में कुछ भी और देखते रहो। देखना थोड़ी होता है, याद करना होता है। क्या करना होता है? और आपको इसमें सब में समझ में आ गया होगा, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ क्या है बेटा, याद करने का है। क्या है बेटा? तो अब याद तो करना ही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपने बिना कनेक्ट किए यदि आपने याद किया तो क्या होगा? भूलने की चांसेस होगी। और यदि आपने लॉजिकली कनेक्ट किया होगा, जैसे फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर 3 पे पूरा फॉर्मूला है, अब आपको कैसे याद करना है? 1 साल में 15 दिन कंसिडर करना। अब इससे पूरा फॉर्मूला अपने बन जाएगा इतने से वर्ष, 1 साल में 15 दिन। लो में कवर्ड है तो 15 डिवाइड बाय 26। अब बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे 15 डिवाइड बाय 30 लेना ही नहीं लेना है। भैया 15 डिवाइड बाय 26 ही होता है, वो तब होता है जब आप लो में कवर्ड नहीं होते, जैसे कि अपने नॉन पोगा में किया। तो अब अपने आप लॉजिकली आपको याद रहेगा, वहां भी ये 15 दिन की चलेगी, लेकिन अब याद ये रहेगा कि लो में कवर्ड नहीं है, मतलब 15 डिवाइड बाय 30। लो में कवर्ड नहीं है तो 15 डिवाइड बाय 30, जो अपने नॉन पोगा में किया था। जब पोगा था तब भी आपने 15 डिवाइड बाय 26 किया, और जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है तब भी आपने क्या किया? 15 डिवाइड बाय 26। समझ में आ रही बात? तो 15 दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइड बाय 26 इंटू, लेकिन यहां पे जो सैलरी होगी वो लेटेस्ट नहीं होगी, वो एवरेज सैलरी होगी लास्ट 3 मंथ्स के आधार पे, एवरेज सैलरी पर मंथ। तो ये 15 दिन की सैलरी आ गई। अब 15 दिन की सैलरी को आप क्या करोगे? ये 1 ईयर की आ गई, तो इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज में अपन क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ अलाउड होगा, राउंडिंग ऑफ अलाउड। समझ में आ गई बात? मतलब अप टू 6 मंथ्स, इग्नोर मोर देन 6 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर के अंदर कन्वर्ट। आई थिंक समझ में आ गया। और इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्स। क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, लेकिन पूरा नहीं बढ़ते, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैलरी का क्या मतलब है। बाकी तो सब समझ में आ ही गया। यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आएगा? सेम सेम, मतलब जो आपने वीआरएस में पढ़ा था। वीआरएस में क्या पढ़ा था? बेसिक पे लिया था, डीए पूरा नहीं लिया था। डीए आपने कौन सा लिया था? इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब फॉर्मूला पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और कौन सा लिया था? कमीशन, टर्नओवर कमीशन। वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। लिख लिया सबने? सैलरी का मतलब, मीनिंग ऑफ सैलरी, नोट नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Mr. Govind received retrenchment compensation of rupees 10 lakh after 30 years 4 months of services. At the time of retrenchment, he received a basic salary of 20,000 rupees per month, DA 5,000 rupees per month. DA कितना बेटा? आवाज नहीं आ रही, लेकिन DA के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अपने पास क्या तैयार है? वर्किंग वर्किंग नोट में यदि आप मानोगे कि डीए इज फॉर्मूला पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सब तो इंक्लूड कर लोगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। सर क्या सही है? जय हो एजम्पशन की। ये सब अपने वर्किंग नोट एजम्पशन पर है कि आप क्या एज्यूम्ड करते हो। यदि आपने एज्यूम्ड किया कि डीए इंक्लूड होगा तो इंक्लूड कर लो, यदि आप एज्यूम्ड करते हो डीए इंक्लूड नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये अपनी एजम्पशन पर डिपेंड करता है। दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो ये अपनी एजम्पशन पर डिपेंड करता है कि अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या निकालना है? टैक्सेबल अमाउंट। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड कितना हुआ बेटा?
आवाज नहीं आ रही। कंपल्सरी रिसीव 10 लाख रुपीज, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन के लिए कितने पॉइंट है? 1 2 3 विच एवर इज। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना रिसीव्ड किया आपने? 10 लाख। लिमिट कितनी है? 5 लाख। और थर्ड क्या था? 15 डिवाइड बाय 26 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ डीए इज फॉर्मूला पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मैंने ये एज्यूम्ड किया है। तो 20,000 इंटू 3 क्यों? ये 1 महीने की सैलरी और 3 महीने की सैलरी ऐड कर लो, प्लस डीए भी 3 महीने का ले लिया, डिवाइडेड बाय 3। इससे क्या आ जाए? एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा? 25,000। ये आ रहा है कि चेक कर लो। लॉक कर दो बेटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 20 + 5 कर दो, तब भी तो वही आ रहा था। बेटा वो एक्चुअली इसलिए आ रहा था जितने से आपने मल्टीप्लाई किया उतने से आपने डिवाइड कर लिया, लेकिन ये तब होता जब 3 महीने के अंदर सैलरी चेंज होती, तब एवरेज सैलरी में डिफरेंस होता है। लॉजिक समझ में आया? एक्चुअली जितने से आपने मल्टीप्लाई किया उतने से आपने डिवाइड कर दिया, सेम ही आना था, मतलब इंप्लाइड था। ये तो तब होता है जब लास्ट 3 महीने के अंदर सैलरी चेंज हुई होती है, तो एवरेज सैलरी चेंज होती है। अदरवाइज तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी होती है वही एवरेज सैलरी होती है, सैलरी चेंज नहीं हो रही, तो यहां पे चेंज नहीं हो रहा ना अमाउंट। तो 20 + 5 25 होगा, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा? ऐसे करना, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि एवरेज सैलरी ऐसे निकलती है। समझ में आ रही बात बेटा? एवरीवन आवाज नहीं आ रही? इनटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज 30 years 4 months, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, लेकिन मोर देन 6 months होता तो। यदि आप 30 years, सुन लो ऐसा नहीं है, इसे बता रहा हूं, हेलो 30 years 7 months होता तो मैं 31 लेता, लेकिन यहाँ पे 30 years 4 months है, तो मैं क्या लूंगा? 30 लूंगा। अमाउंट कितना आया? 1 मिनट, 4,04,3,2,692 लॉक कर दूं। ये क्या आ गया? एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन कितनी आ गई? 4,3,2,692, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका टैक्सेबल कंपनसेशन। कितना अमाउंट? 5,65,000 3। ये किन किन का आ रहा है? पूरी क्लास का ही आ रहा है, सबको समझ में आ गया? एवरीवन, नो डाउट? एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लेकिन वो तो सारा रिपीटेड है, वो कट कर देना, गलती से रिपीट हो गया वाला। सेम ये चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 है ना? क्वेश्चन नंबर 18 कट कर दो बेटा। पॉइंट नंबर 6 बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। पॉइंट नंबर 6 बाद में पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द परक्विजिट। मैंने स्टार्टिंग में परक्विजिट का मतलब बताया था आपको। परक्विजिट में अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स अलग पढ़ लिए, अब बाकी जो नॉर्मल फैसिलिटीज दी जाती है एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के द्वारा, तो परक्विजिट का मतलब क्या होता है? परक्विजिट आर डिफरेंट फ्रॉम दी अलाउंसेस। याद आया? जैसे मैंने बोला मेडिकल अलाउंस और मैंने बोला मेडिकल फैसिलिटी, डिफरेंस क्या? डिफरेंस है। मेडिकल अलाउंस का मतलब ये हुआ कि आप बीमार पड़ो या ना पड़ो, आप खर्चा करो या ना करो, आपको एवरी मंथ इतना मेडिकल अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स्ड है, ये मिलना है। मेडिकल फैसिलिटी में का मतलब ये हुआ कि बीमार पड़े तो फैसिलिटी अवेल्ड हो जाएगी, अदरवाइज अवेल्ड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय हो और आपके एम्प्लॉय ने आपको बोला क्या है कि आप 15,000 या 1 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, और ये जो अपना करंट प्रीवियस ईयर है 25-26 आप बीमार पड़ेंगे, पूरा अच्छी बात, ये अंदर दुखी हो रहे होंगे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बर्बाद होगी। क्योंकि फैसिलिटी तभी अवेल हो सकती है जब आप बीमार पड़ते तो आप हॉस्पिटल में जाते, हॉस्पिटल में जाते तो आप जो भी बिल होते
तो उनका खर्चा आप क्या करते, एम्प्लॉयर से ले लेते, लेकिन वो फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर पाए क्योंकि आप बीमार पड़े ही नहीं। तो मतलब परक्विजिट कब होगा, जब इनकर्ड होगा। समझ में आई बात। परक्विजिट, परक्विजिट मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट। परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट्स, लाइक मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी परक्विजिट। परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज, क्या बोल सकते हो, बेनिफिट्स या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इट मे बी मॉनेटरी, इट मे बी नॉन मॉनेटरी, but there is a difference between the perquisite and allowances. Allowances are the monthly fixed amount. क्या होता है ये, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। इट इज अ मंथली फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड by the employee from the employer, underline the word, whether expenses incurred or not, like HRA। मैं चाहे किराए के मकान पे रहूं या ना रहूं, यदि आपने कमिट किया है मुझे 6,000 रुपए महीने का HRA दूंगी तो दूंगी, यस और नो। मेडिकल अलाउंस भी समझ में आ गया, सॉर्ट ऑफ। परक्विजिट क्या होता है, इट इज अ बेनिफिट और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। इट इज रिसीव्ड ओनली व्हेन expenses is incurred, like medical facility। तो मेडिकल फैसिलिटी मतलब जब एक्चुअली अवेल्ड करोगे, जब खर्चा होगा तभी आपको अवेल्ड होगी। यदि आप बीमार पड़ोगे तो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि आप स्कूल में जाके पढ़ोगे तो एजुकेशन फैसिलिटी आपको अवेल्ड हो जाएगी। मतलब आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एजुकेशन फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन एम्प्लॉई के कोई बच्चे ही नहीं है, एम्प्लॉई फर्दर पढ़ाई करता ही नहीं है, तो एजुकेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेल्ड। तो वो अवेल करनी पड़ती है, खर्चा करोगे तभी अवेल्ड होगा, अदरवाइज वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब हमें स्टार्ट करना है परक्विजिट। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, जल्दी बोलो, परक्विजिट। रेडी एवरीवन इन द क्लास, क्या पढ़ रहे हैं अपन, परक्विजिट। तो परक्विजिट के अंदर पहला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, जो अपन ने पढ़ा था वो लीव सैलरी था। चल, लीव सैलरी और LTC एक ही तो हुआ। लीव सैलरी था, लीव्स मतलब छुट्टियों का जो बैलेंस पड़ा उसकी पेमेंट ली थी, वो अलग है। ये क्या है, LTC, ट्रेवल। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉई हो, क्या हो बेटा, आप एम्प्लॉई हो, आप क्या करते हो, जॉब करते हो। क्या करते हो, जॉब करते हो। तो जॉब करते हो तो क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ट्रेवलिंग के पर्पज के लिए बार बार भेजता रहता है। कहां पे, कहीं मुंबई, कहीं पूना, कभी दिल्ली। तो वो जो ट्रेवल कंसेशन है वो कवर्ड है, यहाँ पे ऑफिशियल पर्पज कवर्ड नहीं है। यहाँ पे जो LTC के अंदर जो कवर किया गया है वो पर्सनल पर्पज कवर्ड है। क्या कवर्ड है, क्योंकि ऑफिशियल पर्पज के लिए आप मुझे मुंबई भेजोगे तो मेरा क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। सुनो मेरी बात, अपने ऊपर, तुम कौन हो, अब यही रोज आपको यही प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को एम्प्लॉय मान लो और तुम चेन्नई ट्रेवल्स में जॉब करते हो और मैंने बोला बेटा अपने को ब्रांच ओपन करनी है पूना के अंदर। कहां पे, तो पूना जाओ और पूना जाके जगह देखो कौन सी जगह पे अपने को अपनी ब्रांच ओपन करनी है। समझ में आ रही बात बेटा। तो बेटा तेरा नाम क्या है, तो सौम्या को मैंने क्या किया, मुंबई भेज दिया और मैंने बोला बेटा फ्लाइट का खर्चा मैं बियर करूंगा या रेलवे का खर्चा मैं बियर करूंगा, तुम्हें जाना है रेलवे से या फ्लाइट से, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा आई विल बियर माई कॉस्ट, ऑन माई कॉस्ट। तो क्या हुआ, तुम फ्लाइट से गए, मैंने एक्सपेंसेस बियर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपए, तुम्हारा फायदा है। किसके काम से जा रहे हो, ऑफिशियल पर्पज के लिए जा रहे हो। तो भैया तुम्हें क्या पर्पज है, तुम्हारे लिए फैसिलिटी है ये। ऑफिस वाले दुखी करते रहते, यहां होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेता, अब तो मिल भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को घूमना फिरना पसंद नहीं है भैया, कोई रीजन बिहाइंड है। आप कहीं बाहर जाते तो अनकंफर्ट होता है, कहां रहेंगे, किधर रहेंगे, ये रहेंगे, खाना पीने का टाइम सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस उनको पता है भैया 9 बजे मैं खाता हूं, फिर 2 बजे खाता हूं, फिर 9 बजे खाता हूं, भैया हर चीज का सेटिंग है। और ये बोलते भी है जो टाइमली खाते हैं और टाइमली सोते हैं तो हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आप कभी बीमार पड़े होंगे तो वो पहले डॉक्टर पूछता है टाइम से नहीं सोते क्या, तो इन सब चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि स्लीपिंग टाइम, उठने का टाइम, यदि आप पूरा सिस्टमेटिक हो तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। आपने देखा भी होगा ना, यदि आप रात के 11 बजे सोते हो तो रात के 11 बजे अपने आप बॉडी नींद मांगती है,
अपनी हम नींद आ जाती है आराम से। जो भी है, कम बैक टू पॉइंट, फालतू बातें ज्यादा करते हैं। सोने की बात नहीं करनी थी, किसकी बात करनी थी? परक्विजिट की। ठीक है, अब सुनो बात बेटा, सौम्य सुनो, सौम्य सॉरी। तो अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को क्या किया? घूम फिर के, ना ना ना, अब ये किसके लिए भेजा था? घूमने फिरने के लिए, ऑफिशियल पर्पज। तो वो कवर नहीं यहाँ पे। लीव मतलब छुट्टी पे तुम्हें भेजा, लेकिन मेरी कॉस्ट पे। तुम जाओ और घूम फिर के आओ। कहां पे? गोवा। ये तो बोल ही नहीं सकता अपनी वाइफ को भी ले जाओ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ। लेकिन सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉइज होते हैं तो फैमिली होती है। हम दो, हमारे दो नहीं, किसी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन लोटो जनरली हमेशा क्या बोलेगा? हम दो, हमारे दो। जनरली यही होगा हर जगह, एग्जाम्पशन के पॉइंट से बेनिफिट है ना। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे जो मैं एलटीसी की जो बात कर रहा हूं ना, वो किसकी बात कर रहा हूं? पर्सनल पर्पस के लिए। किसकी बात कर रहा हूं? यदि एम्प्लॉय को, यदि एम्प्लॉयर पर्सनल पर्पस के लिए बार भेजता है और बोलता है कि आप गोवा गए, आपका गोवा का ट्रिप हम क्या करेंगे? स्पॉन्सर कर देंगे। क्या कर देंगे? और तुम अपनी वाइफ को लेके जाओ, घूम फिर के आओ। और सारा खर्चा कौन बियर करेगा? कंपनी। सर ऐसा होता है क्या? 100% होता है। 100% होता है। क्या होता है? और ये तो मैंने एक कंपनी का, मैं यूट्यूब पे वीडियो सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा उसका आइडिया। वो बोलता है हम अपने 1 साल हम अपने एम्प्लॉइज को लेके जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज है उनके पेरेंट्स को भी लेके जाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉइज वाइफ तो जाएगी जाएगी, बच्चे तो साथ में जाते जाते हैं, सारी दुनिया ही बच्चों का ध्यान रखती है। हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को साथ में लेके जाते हैं। तो एम्प्लॉइज और वाइफ और बच्चे तो जाते ही जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज के जो पेरेंट्स है ना, उनको भी हम घुमाने लेके जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जनरली एम्प्लॉयर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सिखाते हैं पहले एम्प्लॉइज को और बाद में एम्प्लॉय। हर बिजनेसमैन का एक ही टेंशन है यार, एम्प्लॉय। जो भी बिजनेस बैकग्राउंड के लोग होंगे वो घर पे सुनते होंगे, तो उनको पता होगा ये बात। यार मैं सिखाऊं, मैं बताऊं, सारा ज्ञान मैं दूं, और 6 महीने बाद गायब, 1 साल बाद गायब, 3 साल बाद गायब। तो रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो जो अभी तुम लोग बोल रहे थे ना कि नहीं देना पड़ता, देना पड़ता है। ये लीव ट्रेवल क्या करता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है, जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बेटा? एक्स्ट्रा जो भी मिलेगा बड़ा अच्छा लगता है इंसान को, और वही इंसान को रोकता है। क्योंकि उसको पता है कहीं भी जॉब करूंगा तो सैलरी तो मुझे मिलेगी मिलेगी, लेकिन यहां पे मेरे को घुमाने लेके जाते हैं, वाइफ को घुमाने लेके जाते हैं, ये तो पेरेंट्स को भी लेके चले जाते हैं। तो पता है इससे फायदा क्या होगा? उसने बोला हम पेरेंट्स को लेके जाते हैं, इससे क्या होता है कि यदि क्या कभी एम्प्लॉय जॉब छोड़ भी रहा था, पेरेंट्स बोलते हैं इस कंपनी की जॉब मत छोड़, नालायक तू तो लेके नहीं जाता, तेरी कंपनी वाले हमें लेके जाते हैं। और उस कंपनी ने क्या किया, मजेदार बात, सीखने की बात है, उस कंपनी ने क्या किया, सिर्फ एम्प्लॉय के पेरेंट्स को नहीं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को भी लेके चले जाते हैं। मतलब दोनों तरफ सेटिंग है। मतलब एम्प्लॉय के मम्मी पापा को भी पूरा पटा लिया, और एम्प्लॉय की जो स्पाउस है, स्पाउस की ज्यादा चले तो उसके पेरेंट्स को भी पूरा सेट कर रखा है। ये रियलिटी है। ये कोई कंपनी थी साउथ की, वो हमेशा उसने अपना पूरा इंटरव्यू दिया था, हमारे एम्प्लॉय 30 साल से आज भी कोई जाता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है छोड़ के। हमारा 99% सेम एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ ईयर्स। लोग हमसे पूछ रहे कि आपके एम्प्लॉय छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ने नहीं देते। एलटीसी ये फैसिलिटी हुई। कैसे फैसिलिटी हुई बेटा? ऐसे ही बताओ, तुम गोवा घूमने जाओगे तो तुम्हारे 15, 20, 40 हजार रुपए खर्च होंगे ना। लेकिन ये खर्चा किसने बियर किया? एम्प्लॉयर ने। तो तुम्हें फैसिलिटी मिली कि नहीं मिली सैलरी के अलावा? तो ये फैसिलिटी है। समझ में आ गया फैसिलिटी क्या है? कि भैया लीव ट्रेवल मतलब पर्सनल पर्पज के लिए आपको एम्प्लॉय ट्रेवल देता है। ट्रेवल मतलब आपको घूमने के लिए जो भी फ्लाइट का खर्चा या रेलवे का खर्चा जो भी बियर करता है, बोलो घूम फिर के आओ, सारा खर्चा हम बियर करेंगे। तो दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एलटीसी का मतलब मैंने बताया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा एज पर इनकम टैक्स। लेकिन एलटीसी क्या है वो सबको समझ में आ गया। आई थिंक क्लियर एवरीवन। एलटीसी क्या है?
दो पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो? एलटीसी का जो अपन एग्जामिनेशन पढ़ेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ट्रेवलिंग बाय एयर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ट्रेवल बाय एयर। देयर इज अ ए पॉइंट, बी पॉइंट, हाँ बेटा, ट्रेवल बाय एनी अदर मोड, ट्रेवल बाय एनी अदर मोड, एनी अदर मोड मतलब एयर के अलावा, एयर मतलब एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से यदि आप ट्रेवलिंग करते हो तो यहां पे कवर कर लिया। एरोप्लेन के अलावा और क्या क्या हो सकता है? ट्रेन, बस, ट्रक, कार, बसेस, ये सब ट्रेवलिंग होती है ना। बाइक भी होती है, बिल्कुल बोला सर, बाइक का माइल आपने बोला ही नहीं, मतलब की बात। तो बाइक, स्कूटर, सेप, कुत्ता गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, जो भी लेना है सब ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। कम बैक टू द पॉइंट। तो दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। यदि ट्रेवलिंग बाय एयर या ट्रेवलिंग बाय एनी अदर मोड है तो एग्जम्पशन का अमाउंट कितना होगा? ट्रेवल बाय एयर एग्जम्प्ट अमाउंट, क्या पढ़ रहे हैं अपन? एग्जम्प्ट अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपेयर विथ। आपको पता है कि जो एरोप्लेन, तुम्हें से कोई एरोप्लेन में से घूमे होंगे, मैक्सिमम आजकल सभी जाते हैं। तो एरोप्लेन के अंदर आपको पता होगा दो कैटेगरीज होती है, एक तो नॉर्मल कैटेगरी जिसको आप इकोनॉमिक फेयर बोलते हो, दूसरा होता है बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस क्लास, बिजनेस कैटेगरी, जो भी आप वर्ड बोलो। तो जो बिजनेस क्लास है उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि उसका तो आपको पता है फेयर बहुत ज्यादा होगा। तो बिजनेस क्लास का फेयर नहीं, कौन सा फेयर कंसिडर करेंगे अपन यहां पे? तो एक्चुअल जो भी आपका फ्लाइट का चार्जेस लगा कंपेयर विथ इकोनॉमिक क्लास फेयर, किसके कंपेयर करेंगे? इकोनॉमिक क्लास फेयर, विच एवर इज लोअर, इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस और इकोनॉमिक क्लास फेयर, एक्चुअल एक्सपेंसेस और इकोनॉमिक क्लास फेयर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज पॉइंट नंबर बी, ट्रेवल बाय एनी अदर मोड, ट्रेवल बाय एनी अदर मोड। इसको अपन क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इंडिया के बारे में सबको पता है, इंडिया नाम सुना है। यदि मैं इंडिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो अभी वीक है, जिसको और डेवलप्ड करना है और मोदी सरकार ने काफी डेवलप्ड भी किया है, रेलवे। जो रेलवे से ट्रेवलिंग करते होंगे उनको पता हो गया होगा सर, आज से 10 साल पहले रेलवे में कभी ट्रेन नहीं करते थे तो बड़ी दुखी होकर जाते थे। लेकिन आजकल रेलवे का जो प्लेटफॉर्म आप जाओगे, रेलवे प्लेटफॉर्म भी, तो जहां जहां मतलब चेंज हो गए, ऐसे लगते हैं क्या प्लेटफॉर्म है, चेंज हो गया बहुत कुछ। पर धीरे धीरे हर जगह चेंज हो रहा है। मैं इसलिए बोला क्योंकि आप अलग अलग एरिया के हो, तो अपने अपने एरिया के हिसाब से आपका रेलवे बहुत चेंज आया है और बहुत जगह काम चल भी रहा है। तो आपको दिख ही रहा है सर, 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। और आज जो है ना, वो भी रियलिटी नहीं है। यदि इंडिया को भी जापान में जाना है और बाकी कंट्रीज के स्टैंडर्ड में जाना है तो रेलवे और स्ट्रांग होगा। क्या क्या चलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हर पर्सन ही प्रेफर नहीं कर सकता कि मुझे मुंबई जाना है तो मैं बाई फ्लाइट ही जाऊं। तो ऑब्वियसली रेलवे स्ट्रॉन्ग, रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेलवे से क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है पूरी इंडिया की बहुत फास्ट। तो यदि आपने ट्रेवलिंग बाय एनी अदर मोड किया तो मोड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या देखा जाएगा, वेदर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल और वेदर रेलवे फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। पॉइंट नंबर बी का पॉइंट नंबर 1, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल। इसको क्या बोलेंगे, B1। एंड B2 क्या बोलेंगे बेटा? B2 क्या होगा? रेलवे फैसिलिटी, रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल।
रेलवे फैसिलिटी के अंदर आ जाओ, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कहां पे आ जाओ, रेलवे फैसिलिटी, पॉइंट नंबर B1, एग्जेम्प्ट अमाउंट, कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा एम्प्लॉय को। तो एग्जेम्पशन मिलेगा पॉइंट नंबर 1, दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस का मतलब जो भी आपने ट्रेवलिंग की है बाय एनी अदर मोड, तो आपका एक्चुअली कितना एक्सपेंसेस लगा कंपेयर विथ, यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या बेटा, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेलवे का फेयर देखना पड़ेगा। फेयर मतलब किराया वाला, आई थिंक रेलवे सबको पता है। तो रेलवे के अंदर एक स्लीपर, पता उसमें भी और कैटेगरी हो, मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मोटा मोटा अपन जनरली बात करें तो ओके जाएंगे ना। तो सिंपल, एक तो स्लीपर कोच होता है विदाउट एसी वाला, और एक होता है एसी कोच। और एसी कोच के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन के पॉइंट से क्या कवर किया गया, नंबर 1, एक्चुअली जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे, यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है जहां आप जा रहे हो, क्या बेटा, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है यदि आप जहां जा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा रेलवे का फेयर कितना है, क्या देखना पड़ेगा। तो रेलवे का कौन सा वाला फेयर देखोगे आप, फर्स्ट एसी वाला, कौन सा वाला, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर बाय शॉर्टेज रूट। ये शॉर्टेज रूट क्या होता है प्रैक्टिकली, तुम्हें से जयपुर के बाहर के कौन है, बहुत बड़ा, जो बहुत दूर का बच्चा हो, दूसरे स्टेट का बच्चा हो, तुम कौन से स्टेट के हो, कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक जाने के, तुम बहुत बार कर्नाटक ट्रेन से आते हो या फ्लाइट से आते हो, कभी ट्रेन से भी आया होगा बेटा, हाँ। तो अब जब ट्रेन से आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो जैसे ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन देखी होगी तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए होंगे, उसमें आपने देखा भी होगा 18 घंटे, 22 घंटे, 25 घंटे, मुझे पता नहीं, कर्नाटक में गया नहीं ना, लेकिन कर्नाटक में 2 दिन लगते हैं, अब ध्यान आ गया, तो कर्नाटक में 2 दिन तो लगेंगे मिनिमम, बाकी कर्नाटक बहुत बड़ा है। ठीक है, अब 2 दिन 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रेन से जाओ तो 2 दिन ही लगेंगे। किसी ट्रेन में 2 दिन लगेंगे तो किसी किसी ट्रेन में 3 दिन भी हो सकते हैं, और किसी ट्रेन में 4 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो रूट अलग अलग होते हैं उनके, ये शायद आपको पता होगा। जैसे आप मुंबई भी जाते हो तो आपको पता है मुंबई की एक ट्रेन 18 घंटे पहुंचा देती है, और एक ट्रेन आपको शायद 24 घंटे में पहुंचाती है। रूट बहुत सारे, वाया, डायरेक्ट, फ्लाइट में भी होता है ऐसा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेज रूट बेटा, दिस इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेज रूट। का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेज जाती है, मतलब जैसे तुमने बोला कर्नाटक बेंगलोर के अंदर, तो आप जयपुर से यदि आपकी ट्रेन यदि बेंगलोर जा रही है, तो एक होता है शॉर्टेज रूट से जो भी रेलवे का एसी फेयर का जो चार्जेस है वो आपको लेना है। समझ में आ गई बात। तुमने एक और एग्जांपल लिया था बाइक का, तो तुम्हारे एम्प्लॉय ने क्या बोला, तुम जाओ, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा हम बियर कर लेंगे, तुम कैसे भी जाओ। तो ये तो बोला भैया बाइक से जाएंगे, बाइक से या कार से, अभी गर्लफ्रेंड को लेके गया तो बाइक से, जब फैमिली हुई तो बाय कार, तो बाय कार या बाय बाइक। तो इसने क्या किया, मुंबई चला गया, और जाते भी लोग, जाते भी मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो मतलब उनको बड़ा पसंद है, कार या बाइक के थ्रू गोवा पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, बहुत लोग। अब सुनना, इसमें पॉइंट नंबर B1 एप्लीकेबल हुआ है, B2 एप्लीकेबल। तुम बाय कार या बाय बाइक कहां गए, मुंबई। अब जब तुम मुंबई गए तो कौन सा वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, B1 या B2? B1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से रूट को ले रहे हो। इन्होंने क्या वर्ड बोला B1 में, यस, दिस इज द डिफरेंस। यदि आपने एयर के अलावा, एवरीवन, यदि एयर के अलावा यदि आप किसी भी मोड से यदि ट्रेवलिंग करते हो, तो सबसे पहले B1 ही चेक करना पड़ेगा कि जिस जगह आप जा रहे हो, और जो इंडिया में गया होगा तो उसे पता होगा इंडिया में हर जगह रेलवे नहीं चलती। बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। यस और नो, आई रिपीट। आप माना कि राजस्थान के लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमने आप जाते हो और बहुत सारे रूट पे आप ऐसे जाते हो जहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल होती है नहीं होती, और बहुत जगह आप जाते हो बाय कार लेकिन रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आप दिल्ली गए घूमने के लिए, तो आप दिल्ली गए तो दिल्ली बाय कार जा सकते हो, लेकिन दिल्ली ट्रेन भी जाती है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
जैसे एम्प्लॉयर ने बोला कि भैया आप आगरा घूम के आ जाओ, तो अब आगरा ट्रेन चलती है सबको पता है, लेकिन आगरा कोई फैमिली हो तो नहीं यार ट्रेन में क्यों जाएंगे भाई, इतनी अच्छी कार है, XUV700 है अपने पास, तो कार में जाएंगे ना। और कुछ लोगों को कार चलाने का बड़ा शौक है, और जो यंग बच्चे तुम जैसे, तो उनको बाइक चलाने का शौक होता है, तो बाइक से ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चाहे बाइक से, चाहे बाय कार, चाहे बाय बस, लेकिन यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको क्या देखना है, जिस जगह आप हो, जहां एम्प्लॉय है और जिस जगह एम्प्लॉय जा रहा है, यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा? पॉइंट नंबर B1। समझ में आ गई बात? चाहे आप बाय कार ट्रेवलिंग करो, चाहे आप बाय साइकिल, बाय बाइक, बाय कुत्ता गाड़ी, बाय बैलगाड़ी, बाय ट्रक या बाय बस, वॉटेवर, बाय ट्रेन, यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो जो एग्जाम्पशन दी जाएगी वो पॉइंट नंबर B1 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद मुझे लग रहा है पूरी क्लास को समझ में आ रहा है कि पॉइंट नंबर B1 अप्लाई कब होगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ट्रेवलिंग बाय रेलवे की हो, आपने रेलवे से ट्रेवलिंग किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? अदर देन एयर। तो एयर के अलावा यदि आप किसी भी रूट से यदि ट्रेवलिंग करते हो तो पहला ऑप्शन हमेशा क्या देखा जाएगा कि वेदर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट। और यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, बोलो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्या देखा जाएगा? एग्जाम्पशन विल बी पॉइंट नंबर 1 एक्चुअली जो भी आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है कंपेयर विद फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर शॉर्टेस्ट रूट विच एवर इज कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? आ जाओ पॉइंट नंबर B2। बेटा थोड़ा दिमाग में जोड़ दोगे, प्रैक्टिकली बातें करोगे। इंडिया में जो सिटीज या स्टेट को जो जोड़ता है सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो रेलवे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे। रेलवे के बाद पब्लिक सिस्टम के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर दूसरा वे क्या है? बस ये सबको समझ में आता है। तो यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पॉइंट नंबर B2, तो B2 के अंदर भी आपको क्या करने पड़ेंगे? 2 एरो बनाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर B2 इफ रेलवे फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, और ये रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इसको भी अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। B2 का स्मॉल a रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बस के थ्रू जा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि जहां आप जा रहे हो यदि वहां पे बस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो पॉइंट नंबर B2 का A पॉइंट एप्लीकेबल। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने अपन ने किससे ट्रेवलिंग की थी बेटा? बाइक से या कार से, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हो यदि वहां पे बस जाती है, क्या जाती है? मतलब रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कौन सा पॉइंट चेक करना पड़ेगा आपको? B2 का A। एग्जेम्प्ट अमाउंट, कितना अमाउंट एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा? तो एग्जेम्प्ट अमाउंट अगेन 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 तो आपको पता ही है क्या होगा? एक्चुअली जो भी आपका खर्चा लगा, एक्चुअली जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए। पॉइंट नंबर 2 के अंदर बस के केस में भी बहुत स्टैंडर्ड बस, नॉर्मल बस, जो भी बस से ट्रेवलिंग करते होंगे उनको पता है, डिलक्स बस भी आती है। डिलक्स पता है? तो डिलक्स के अंदर क्या होता है कि जो एसी का फेयर होता है, तो डिलक्स के अंदर तो आपको एसी वाला ही देखना पड़ेगा, और डिलक्स होती है एसी वाली है। तो स्टैंडर्ड नहीं, डिलक्स। कौन सा वाले बस का फेयर लेना आपको? डिलक्स एसी बस फेयर। हाँ क्या हुआ बेटा, कोई कंफ्यूजन है? हाँ बोलो, आप पूछो। तू पूछ ले बेटा, इसके नाम से क्यों पूछ रहा है? किसी को कोई डाउट? तो डिलक्स क्लास का जो भी आपका एसी बस फेयर है वो आपको लेना है विच एवर इज लोअर। ये अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन। समझ में आ रहा है सबको? जल्दी तो नहीं हो रहा ना? अब आप इंडिया में उस जगह जा रहे हो घूमने के लिए जहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर B2 का स्मॉल बी, B2 का स्मॉल बी, इफ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्प्ट अमाउंट। पॉइंट नंबर वन क्या होगा वो तो आपको पता ही है, एक्चुअली जो आपका खर्चा लगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। पॉइंट नंबर 2, आपको बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अब क्या ले, बस की बात कर ली, ट्रेन की बात कर ली, तो अब किसकी बात करें, अब ये बात करेंगे कि जहां आप जा रहे हो तो जा रहे हो, नहीं बैलगाड़ी कुत्ता गाड़ी की बात नहीं करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे। कैसे मैं समझाता हूं, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका प्लेस है जहां आप हो और ये प्लेस है जहां आपको जाना है, लेकिन यहां पे आप तो रेलवे अवेलेबल है, ना तो रेलवे अवेलेबल है, डायरेक्टली रेलवे नहीं जा रहा है यहां पे। दिस इज द ए प्लेस, दिस इज द बी प्लेस, तो ए प्लेस पे आप हो और बी प्लेस पे आपको क्या करना है, जर्नी करनी है। तो ए से बी यदि कोई रेलवे नहीं जाती और कोई बस फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो अब पॉइंट ये आता है कि लॉजिकल फेयर कैसे निकाला जाएगा, लॉजिकल फेयर निकाला जाएगा किलोमीटर के आधार पे। ये देखा जाएगा कि ये कितने किलोमीटर का एरिया है, तो सेम किलोमीटर मतलब इसको बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, तो सेम डिस्टेंस की ट्रेन का रेलवे फेयर देख लो, क्या देख लो बेटा, क्योंकि आपको ही पता होगा ट्रेन के केस में किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, ट्रेन के केस में नहीं। आप किसी भी जगह जाओगे तो यदि आप कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करते हो तो किलोमीटर मैटर करता है, यस और नो। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि जिस जगह आप जा रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली ट्रेन फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि सेम डिस्टेंस के जो बाकी जो ट्रेन जाती है शॉर्टेज रूट में, उनका जो फेयर है वो फेयर देखा जाएगा। किनका फेयर देखा जाएगा, सिमिलर ट्रेन की डिस्टेंस के आधार पे, किसके आधार पे, नहीं आया समझ में। लेकिन ये पॉइंट कहां एप्लीकेबल होगा, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब यदि आपने एनी अदर मोड में ट्रेवलिंग की है और वहां ना तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या रेलवे फैसिलिटी भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है और बस फैसिलिटी भी डायरेक्टली रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए, तो फिर देखा जाएगा कि जो सिमिलर डिस्टेंस की जो ट्रेन है उनका फेयर ले लेंगे वही फर्स्ट क्लास एसी का, लेकिन वो सिमिलर ट्रेन का लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, सिमिलर ट्रेन मतलब डिस्टेंस के आधार पे, किसके आधार पे, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कहां के, तुम कर्नाटक के, तो कर्नाटक से जयपुर का फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कोई ट्रेन नहीं है मुझे पता है, लेकिन मान लो ट्रेन नहीं है, ट्रेन है ही नहीं और बस फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा ट्रेन कोलकाता या कर्नाटक के अंदर क्या ले अपन, बेंगलुरु ले लेते हैं। तो कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु से जयपुर कितना डिस्टेंस है, 2400 किलोमीटर। तुम बेंगलुरु की हो क्या बेटा, हाँ इसलिए पता है, ठीक है। तो बेंगलुरु का आपका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर, तो ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्टली ट्रेन तो अवेलेबल नहीं है, तो जो बाकी इंडिया में तो बहुत सारी जगह है ना, तो जो 2400 किलोमीटर की जो सिमिलर डिस्टेंस है उनका जनरली ऐसे फेयर क्या होता है वो देख लो, वो समझ में आ गया पॉइंट। लिखो एक बार, पॉइंट नंबर 2 कौन सा लेंगे अपन, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर, किसका सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे फेयर, सिमिलर डिस्टेंस का किसका लेंगे बेटा अपन, सिमिलर डिस्टेंस का लेंगे, क्योंकि सर सेम का ले लो ना, सेम का क्यों नहीं ले सकते बेटा, जल्दी बताओ, सेम का होता तो B1 ही अप्लाई हो जाता फिर तो, क्योंकि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, क्या बेटा इधर ये पॉइंट का अप्लाई होता है, जब ना तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है ना बस फैसिलिटी अवेलेबल है, तब रेलवे का ट्रेन कैसे लिया, रेलवे का सेम नहीं लिया, सिमिलर डिस्टेंस का आपने रेलवे फेयर लिया। क्या वर्ड है कीवर्ड, सिमिलर डिस्टेंस, क्या है कीवर्ड, सिमिलर डिस्टेंस का जो रेलवे ऐसे फेयर है वो अपने लिया, कौन से कैटेगरी, फर्स्ट क्लास। समझ में आ गया बेटा, एवरीवन, whichever is
ये पूरा एक साथ दिखा देता हूं क्या चार्ट बनाया है मैंने। यस, दिख रहा है सबको। एलटीसी कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, शायद समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा तुम्हें अभी भी, क्या कंफ्यूजन है बताओ? बीच वाले बच्चे को जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है। पेमेंट नहीं देंगे सिमिलर एग्जाम्पशन के लिए, तो एम्प्लॉय जाने वो क्या देगा मुझे थोड़ी पता। एम्प्लॉयर तो बोलेगा भैया मैं तो जो 5,000 रुपए दे रहा हूं। अब तू कैसे भी जाता है, कुत्ता चारी बेलगाड़ी, या फॉर एग्जाम्पल रास्ते में तू किसी से ले ले, क्या ले ले, लिफ्ट ले ले, भैया मुझे क्या पता तू क्या कर रहा है। ठीक है, रिइंबर्समेंट के लिए उनको बिल दिखाने पड़ेंगे। आपको पता है इंडिया में बिल तो बनी जाते। तो सिंपल सा पॉइंट है, तो आपका जो एक्चुअली एक्सपेंसेस है उसको किससे कवर किया जाएगा? फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर से कंपेयर किया जाएगा ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस। तो ये दोनों देखा जाएगा। जो लोअर अमाउंट होगा वो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोई कंफ्यूजन? आगे कंटिन्यू करें। नोट नंबर 1, पहला पॉइंट, ये जो एलटीसी फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटी किसको दी जा रही है? एम्प्लॉय को। एलटीसी जो फैसिलिटीज है ये तो किसी को भी दी जा सकती है। जैसे मैंने बोला ना, मैंने रियल एग्जांपल भी आपको बताया कि वो एम्प्लॉय को किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है, स्पाउस को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, और कभी कभी क्या करता है, एम्प्लॉयज के पेरेंट्स को भी ले जाता है। और नॉट एम्प्लॉय के पेरेंट्स, एम्प्लॉय के जो पेरेंट्स इन लॉज है उनको भी लेके चले जाता है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो एम्प्लॉयर जाने एम्प्लॉय जाने, दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन किस किस की मिलेगी? तो जो एलटीसी जो एग्जेम्पशन मिलेगी, क्या मिलेगी? एलटीसी जो एग्जेम्पशन मिलेगी फॉर दी ट्रेवल ऑफ, किस किस की ट्रेवलिंग कवर्ड है? किस किस की ट्रेवलिंग कवर्ड है? एम्प्लॉय की। गर्लफ्रेंड कवर्ड नहीं है बेटा। कोई बोले सर मैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ले जाए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कवर्ड है। क्या कवर्ड नहीं है? गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। कोई बच्चा बोले सर रिलेशनशिप में है तो वो भी कवर्ड नहीं है। लो बोलता है स्पाउस। क्या कवर्ड है? हाँ, एम्प्लॉय, स्पाउस। ऑब्वियसली बच्चे तो कवर्ड ही होंगे। तो एग्जेम्पशन जो मिलेगी फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ एम्प्लॉय के साथ स्पाउस एंड बच्चास। और कितने बच्चास? 2 बच्चा। कितने बच्चास? सर 4 बच्चे जाएं तो जाओ जाओ, एग्जेम्पशन 2 की देंगे। ये तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय को 2 बच्चों की देगा। हो सकता है एम्प्लॉयर तो बोल रहे 10 बच्चे, तो 10 के 10 बच्चों को लेके जा, मैं तो पैसा खर्च करूंगा तेरे ऊपर। ये तो एम्प्लॉय जाने। हम इनकम टैक्स एंगल से बात करें कि एग्जेम्पशन तो दी जाएगी ना एलटीसी की, वो किसके लिए दी जाएगी? एम्प्लॉय, स्पाउस एंड ओनली 2 बच्चा। क्या बेटा? 2 बच्चा। समझ में आ रही है बात यहां तक? प्लस डिपेंडेंट रिलेटिव या डिपेंडेंट रिलेटिव। सर रिलेटिव के अंदर यहां पे क्या क्या कवर्ड होगा? फादर, डिपेंडेंट फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। मम्मी पापा बहना भैया, भाभी नहीं, इनको आप लेके जा सकते हो। वो भी डिपेंडेंट। भाभी तो इंडिपेंडेंट होगी ना फिर तो। शादी होने के बाद तो यार इंसान कमाएगा ही ना, फिर डिपेंडेंट कैसा भैया? शादी क्यों की तुमने? नालायक। ब्रदर की बात हो रही, तेरी बात थोड़ी हो रही है बेटा। उसकी बात थोड़ी, शादी कर रहा है बिना कमाए। तो सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट का मतलब 10 साल का बच्चा है तो अब सिंपल सी बात है, आप घर में बड़े हो, अब घर में बड़े हो, लेकिन आपका भाई छोटा है 10 साल का, 8 साल का, तो भैया ये तो नहीं कि 8 साल की बहन को छोड़ के चले जाओगे, तो उसको भी तो लेके जाओगे। तो एम्प्लॉय बोलता है भैया तब तेरा खर्चा बियर करे तो अपनी बहन को भी लेके जा, अपने भाई को भी साथ में लेके जाओ ऑब्वियसली। या बड़ा वाला मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने एज कहीं भी कवर नहीं की, मेजर माइनर नहीं बोला, क्योंकि अपन तो मेजर भी यहां पे डिपेंडेंट होता है।
इंडिया में तो मेजर भी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि भैया 25 साल तक तो बच्चा पढ़ाई करता रहता है। तो यहाँ पे एज फैक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या फैक्टर है, डिपेंडेंट वर्ड बोला है। और डोकरा डोकरी भी कवर्ड है। और घर जाके ऐसे डोकरा डोकरी मत बोलना, मैं पहले बोल देता हूं, मतलब वो मम्मी और पापा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर डोकरे डोकरी को घर पे थोड़ी छोड़ के जाऊंगी। और मैंने पहले बोला बेटा इसे मजाक करने के लिए, मैं बहुत रेस्पेक्ट वाला बंदा हूं, बड़ों की बहुत इज्जत करता हूं, डोकरा डोकरी गंदे वाले नहीं बोलता, मैं सिर्फ क्लास में ही बोलता। और ये भी तुम्हें सिर्फ क्लास में ही रखना है, जिससे कि एग्जाम तक याद रहे, बाद में ये गंदे गंदे वर्ड जबान पे आने नहीं चाहिए। डोकरा डोकरी, समझ में आ रही बात? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ गया। एलटीसी का एग्जाम्पशन किस किस का मिलेगा बेटा? एम्प्लॉय, स्पाउस, बच्चास, दो। फिर कौन? डिपेंडेंट रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर कौन कौन का वर्ड होगा? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा, बहना और भैया। समझ में आ गया? थोड़े से कंसेप्ट हो रहे, लेकिन अपना टाइम हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। जितना मैंने पढ़ा है पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, नहीं हो पाएगा, मैंने पूरा कंसेप्ट नहीं बताया अभी, तो अपन कल ही कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ